दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। खेल मानसिक विकास के साथ साथ समाज का शैक्षिकी विकास में अहम योगदान। जिलाधिकारी फिर से दरभंगा खेल का हब बनेगा। कपिलेश्वर राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 79वीं जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। दरभंगा राज मैदान L0 विश्वविद्यालय खेल मैदान में आयोजित राजकुमार शुभेश्वर सिंह फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया। राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 79वीं जयंती पर उनकी तस्वीर पर जिलाधिकारी के साथ साथ राज परिवार के कुमार राजेश्वर सिंह, कुमार कपिलेश्वर सिंह एवं DMCH के प्राचार्य डॉक्टर अलका झा, प्रो 0 लालमोहन झा, प्रो
विनोद कुमार ओझा, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, प्रो शून्य हेमपति झा आदि गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। सभी सम्मानित अतिथियों को शॉल, मोमेंटो एवं राज दरभंगा के प्रतीक चिन्ह चांदी की मछली देकर सम्मानित किया। इस मौके पर फुटबॉल से संबंधित स्मारिका का लोकार्पण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने शहर वासियों से कहा कि राज परिवार सदैव से खेलों को आगे बढ़ाया एवं बढ़ा रही है। इस प्रकार के आयोजन से समाज में अच्छा संदेश जाता है। नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर दरभंगा एवं मिथिला का नाम रोशन कर सकते हैं। खेल से खिलाड़ियों को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है, जिसमें वे अपना और अपने परिवार का उत्थान भी कर सकता है, जो काफी सकारात्मक संदेश है। और इस प्रकार के कार्यक्रम करने हेतु ट्रस्ट के संरक्षक कुमार राजेश्वर सिंह कुमार कपिलेश्वर सिंह को आभार व्यक्त किया। वही कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा स्वागत भाषण में राजकुमार शुभेश्वर सिंह जी के द्वारा मिथिला क्षेत्र में खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन में किए गए कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि फिर से खेल का उत्थान मिथिला में होगा और फिर से पुराने दिन लौटेंगे। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुमार राजेश्वर सिंह जी ने अपने पिताजी के द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने खेल में उनके महत्वपूर्ण लगाव की चर्चा मंच से की। WIT के पूर्व निदेशक प्रो लाल मोहन झा ने राजकुमार शुभेश्वर सिंह के साथ अपने बिताए हुए पल और उनके खेल के प्रति लगाव की चर्चा की। प्रो हेमपति झा ने प्रासविल में उनके योगदान और मिथिला में अखबार में नई दिशा दिखाने पर चर्चा की। मंच संचालक डॉक्टर संतोष कुमार ने आयोजन और राज परिवार का खेल और शिक्षा में अहम योगदान पर जानकारी दी। अन्य अतिथियों में दरभंगा सदर के DSP अमित कुमार, बिरौल के DSP मनीष कुमार चौधरी, DMCH की प्राचार्य डॉक्टर अलका झा, वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, परीक्षा नियंत्रक प्रो विनोद कुमार ओझा, डॉक्टर विद्यानाथ चौधरी, रवि कुमार पटवा आदि उपस्थित थे। टूर्नामेंट के आज पहले उद्घाटन मैच में रामबाग रॉयल्स, दरभंगा एवं यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गर्री दरभंगा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें रामबाग रॉयल्स के धुरंधर खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 खुखरी ने 2 गोल से यूनाइटेड क्लब गर्री को पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। वहीं दूसरी पाली में शहीद लाल बहादुर फुटबॉल क्लब जितवारपुर समस्तीपुर को मिथिला स्पोर्ट्स क्लब हरिपुर दरभंगा के जर्सी नंबर 9 शनि ने 1 गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई। आज अन्य कार्यक्रमों में राजकुमार शुभेश्वर सिंह के 79वीं जयंती पर दरभंगा शहर के सेवा बस्ती में सेवा कार्य कैंप लगाया गया तथा आचार्य चाणक्य फाउंडेशन दरभंगा जिला बजरंग दल रक्त समूह के रक्त बिरो के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। आज के टूर्नामेंट सत्र में सम्मानित जन के साथ मंच पर रमेश चंद्र झा, विशाल गौरव, निखिल खेरिया, आशीष झा, मंजेश चौधरी, उत्सव पराशर, श्याम किशोर मंडल, अमरकांत झा, आशुतोष दत्त, राजीव प्रकाश मधुकर, मीना झा, जितेंद्र ठाकुर, रामकृष्ण लाल दास, संतोष सिंह, प्रियांशु झा, सत्यम सिंह आदि मौजूद थे। कल का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच 12 बजे से लहेरियासराय फुटबॉल क्लब लहेरियासराय एवं न्यू टाइगर फुटबॉल क्लब वैशाली तथा चौथा क्वार्टर फाइनल मैच दोपहर के 2 बजे से स्टूडेंट क्लब शालिग्राम बेगूसराय तथा राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा के बीच होगा। उनकी ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाकर आशुतोष जी पवन जी दरभंगा का नाम मिथिला का नाम बढ़ाते ही हैं। इसके साथ साथ हम जो रोजगार परक बातें हैं, खेल के माध्यम से भी जो लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जो रोज़गार मिलता है, उसके लिए भी उस अवसर का उपयोग करने का माहौल बनता है। तो काफ़ी सकारात्मक संदेश है। इस प्रकार का आयोजन करने के लिए मैं विशेष रूप से जो संरक्षक हैं इस ट्रस्ट के कुमार कपिलेश्वर सिंह जी, कुमार राजेश्वर सिंह जी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जितने भी अतिथि मंच पर उपस्थित हैं उन लोगों ने यहाँ आकर के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है, लोगों का उत्साह बढ़ाया है। मैं उन सब लोगों को भी विशेष आभार देना चाहूँगा। पशुपालन विभाग की देखिए, राज दरभंगा का तो हिस्ट्री रहा है, हर एक क्षेत्र में उनका योगदान रहा है।
स्पेशली सब हर एक क्षेत्र में स्पोर्ट्स में। जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह, वो पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के वो सचिव रहे थे। यहीं से इनफैक्ट इसी ग्राउंड से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का आरंभ हुआ और फिर वही परंपरा हमारे पिताजी स्वर्गीय राजकुमार सुबेश्वर सिंह जी ने चलाया। और वो जैसे जानते हैं जैसे वो बहुत प्रोत्साहित करते थे प्लेयर्स को, और चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे कोई भी मीन्स में हो, हर एक तरह से बने पूरा नौछावर था। उसी परंपरा को हम दोनों भाई साहब, बड़े भाई साहब और मैं उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके बड़े भाई साहब भी आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हाँ, स्पेशली यूएस से आए हैं, शिकागो में रहते हैं और आए हैं और अगले साल से हर एक बारी आएंगे। सर, कितने टीम है सर और कितने दिनों तक होना है? ये 4 दिनों का है, 8 टीम है और 4 दिवसीय है और 23 तारीख को इसका फाइनल होगा। उद्घाटन सत्र में सर कौन कौन लोग शामिल हुए? डीएम साहब थे और डीएमसीएच के प्रिंसिपल थे, लाल मोहन जी थे, मेरे हेमपेट बाबू थे और रमन जी थे, सबसे। इसी की बात है कि आज आप भी सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे आज के मौके पर? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा था। पहले से हम जब हम बच्चे थे तो देखते थे, जो मेरे डैड जो थे वो बहुत खेल के प्रति थे, उनका टीम भी था, 2-2 टीम था उनका, फुटबॉल क्रिकेट का टीम था, हम लोग देखते थे। और फिर टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल सभी खेल खेलते थे। फिर बीच में उनका स्वर्गवास होने के बाद ये सब बंद हो गया, तो फिर अब हम लोग चाहते हैं कि फिर वही जो प्रथा पहले से चली आ रही थी उसको फिर से चालू करें और खेल को फिर से यहाँ पे जागरण दें और लोग जो है फिर खेल से जुड़ें और ये फिर आगे बढ़े। सर, मिथिलांचल के लोग जो है सो आपके परिवार को टकटकी निगाह से देख रहा है कि लगातार सामाजिक कार्यों में आप जुड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और खेल और बाकी सामाजिक कार्यों में भी हमारा योगदान रहेगा सभी तरह से। असामाजिक तत्वों के द्वारा नवनिर्मित बाउंड्री दीवार को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में, जिसका खाता नंबर 95 है और खेसरा नंबर 56 है, इस जमीन पर मकान बनाने का काम चल रहा था और मकान बन रहा था, जिसमें 18 अप्रैल की रात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दीवार को तोड़ दिया गया। इसके सवेरे मुझे मालूम चला तो हमने नगर थाना आकर आवेदन दिया, जिसमें कुछ लोगों की नाम है। इसकी जानकारी देखिए क्या होता है। इधर घूमिए। गली में पूरा दीवार आगे क्या हुआ आपके प्लॉट पर? हमारे प्लॉट पर हम रात में सामने 6 बजे काम करवा के गए यहाँ से। रात में हम यहाँ पर 10-11 बजे गुंडा बदमाश सब आया, जिसमें शहनवाज का नाम है, इबरात का नाम है, ये सब साथ में था। गांव समाज कह रहा है कि वही सब तोड़ा है रात में, तोड़ के सब गया। हमारा पूरा दीवार उल्टा दिया, रूम बना हुआ था, रूम को तोड़ दिया। कितना फीट दीवार तोड़ा गया? रूम कितना फीट का रूम बना हुआ था आपका? 4 फीट के लगभग में दीवार गिराया, 4-4.5 फीट। नया दीवार था? जी, नया दीवार। तो जिसकी लिखा थाना में शिकायत किए हैं आप? जी, कंप्लेंट किया चिट्ठी के साथ। तो क्या बोला गया थाना के द्वारा? थाना बोला कि हम जाएंगे, भेजेंगे। आवेदन दिखाइए, आवेदन दिखाइए। यही आवेदन है? जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर हम यही प्लॉट पर आए हैं, मिस्त्री सब को लगा के ठीक करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। अब आगे आके नहीं तोड़ा जाए, इसके लिए थोड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहबुद्दीन। पिता का नाम? मोहम्मद समीर स्वर्गीय। कहाँ पर का प्लॉट तोड़ा था? रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9, थाना नंबर 286। थाना? ये हमारा 2.25 कट्ठा का प्लॉट है सर। कौन थाना में आवेदन दिए थे? नगर थाना में। ठीक। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार सह नोडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया समीक्षात्मक बैठक।
आज दिनांक 20 फरवरी 2025 को अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार सह नोडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा श्री सुधांशु कुमार के द्वारा पुलिस कार्यालय दरभंगा में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल निरीक्षक एवं सभी शाखा के प्रभारी उपस्थित हुए। समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिए गए निर्देश: तारांकन गंभीर शीर्ष के कांडों यथा हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस पर हमला, SC/ST आदि कांडों का समीक्षा किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। तारांकन धारा 107 BNNS के तहत कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश: तारांकन लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तारांकन थानों में प्रभार हेतु लंबित कांडों एवं मालखाना का जल्द से जल्द प्रभार सुनिश्चित करवाने का निर्देश। तारांकन त्वरित विचारण हेतु चिन्हित कांडों का यथाशीघ्र विचारण संपन्न कराने का निर्देश। तारांकन CCTNS को ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील करने एवं सभी प्रकार की प्रविष्टियां CCTNS पर करने हेतु निर्देश। तारांकन जन शिकायत से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन करने हेतु दिशा निर्देश। तारांकन साइबर अपराध से संबंधित दर्ज कांडों की समीक्षा की गई तथा साइबर अपराध से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील होने एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारांकन यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश। तारांकन थानों का भवन एवं रख रखाव को सुदृढ़ करने का निर्देश। जिन थानों का भवन निर्मित नहीं हुआ है उसके लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश। तारांकन सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी घटना के होने पर पुलिस के गश्ती वाहन और डायल 112 के वाहन त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचे और यदि आवश्यक हो तो पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी वहां पहुंच जाए ताकि किसी भी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। पुलिस वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए यह निर्देशित किया गया कि सभी वाहनों में GPS और वायरलेस सेट लगा हो और यह सही तरीके से काम कर रहा हो। नेशनल हाईवे पर विशेष ध्यान देते हुए हाईवे पेट्रोलिंग को लेकर भी कई निर्देश दिए गए। समीक्षात्मक बैठक उपरांत पुलिस केंद्र लहेरियासराय में स्थापित कार्यालय का समीक्षा एवं पुलिस सभा का आयोजन किया गया। तारांकन पुलिस सभा के दौरान पुलिस कर्मियों को वेलफेयर का लाभ उठाने हेतु सभी पुलिस कर्मियों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। तारांकन पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की समस्या से अवगत हुए एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किए। के चैम्बर में भी तो किस लिए मीटिंग किया और किन किन बिंदुओं पर विचार किया गया? देखिए, ओवरऑल जो जिले की क्राइम सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन के जो मामले लंबित हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उस पर विचार विमर्श हुआ और डायरेक्शंस दिए गए जहाँ जो सूटेबल डायरेक्शंस थे। पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया। DM साहब के पास मैं आया था कि यहाँ पर पुलिस भवनों के निर्माण के लिए ज़मीन वगैरह के कुछ मामले लंबित हैं, उनके अनुश्रवण के लिए मैं आया था। तो मिला जुला करके ज़िले में बेहतर पुलिस व्यवस्था हो और इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है उस पर काम हो, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोकस किया है। सर, आने वाले दिनों में इलेक्शन है और क्राइम जो है जो बढ़ रहा है दरभंगा में, तो उसके लिए भी कुछ विचार किया गया है। देखिए, क्राइम बढ़ रहा है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। परसेप्शन जो होता है वो कई बार इस तरह की गुंजाइश देता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी अपराध हो तो उसका उद्भेदन सही तरीके से हो और जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए। उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक नया प्रावधान आया है BNSS में, जिसके तहत जो अपराधी हैं उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें यदि इस दिशा में हम लोग काम करते हैं
तो आपकी सारी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित होंगी। क्राइम सामने में है तो जो बिल फैला रहे हैं और यहाँ पर जो स्थिति है चाहे रेप का प्रेस क्लब दरभंगा का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा 21 फरवरी 2025 को किया जाएगा उद्घाटन। तमाम तैयारियां हुई पूरी। लहरिया सराय रेलवे स्टेशन नियर सर्किट हाउस के पास अवस्थित वर्षों से नवनिर्मित प्रेस क्लब दरभंगा का कल होगा उद्घाटन। वर्षों से इसके उद्घाटन का था इंतजार, आखिरकार वह दिन आ गया है। पत्रकार जगत के लोगों के लिए ये काफी खर्च का विषय है और इस भवन को रंग रोगन कर काफी खूबसूरत बना दिया गया है। 21 फरवरी 2025 शुक्रवार को दिन के 1 बजे बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह की तमाम तैयारियां गुरुवार को पूरी कर ली गई थी। वहीं प्रेस क्लब दरभंगा के उद्घाटन के पूर्व अवसर पर प्रेस क्लब दरभंगा के प्रांगण में गमला युक्त पौधा लगाया गया। पत्रकारों के द्वारा जो कई तरह का पौधा परागण में काफी खूबसूरती बिखर रहा था। प्रेस क्लब दरभंगा के उद्घाटन के संबंध में हमने कुछ पत्रकारों से बात किया, उन लोगों की बातों को हम सुना रहे हैं। कल प्रेस क्लब का उद्घाटन होने जा रहा है, किनके द्वारा उद्घाटन होगा, कितने बजे ये समय निर्धारित किया गया है? कल करीब 1 बजे प्रेस क्लब का उद्घाटन होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री बिहार सरकार माननीय महेश्वर हजारी द्वारा उद्घाटन यहाँ किया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, सभी पत्रकारगण मौजूद रहेंगे और सभी लोगों की उपस्थिति में प्रेस क्लब का उद्घाटन किया गया। कितने सालों के बाद आज ये प्रेस क्लब का उद्घाटन होगा? और इस सालों के बाद जितने भी दरभंगा जिला के पत्रकार हैं, एक सपना था कि हम लोगों का एक प्रेस क्लब हो। हमारे कुछ भाइयों के प्रयास से यह सपना साकार हो सका है। विगत 30 वर्षों से सारे पत्रकार बंधु, हम लोग वरीय पत्रकार कई लोग हैं जो कई बार प्रयास किए लेकिन संभव नहीं हो सका, लेकिन इस बार संभव हो रहा है। और 21 फरवरी को मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। सारे पत्रकार बंधुओं में एकदम हर्ष और उल्लास है कि हम लोगों का एक जगह होने जा रहा है और खुशी हो रही है। क्या कुछ तैयारी चल रहा है यहाँ पे? तैयारी जो कल उद्घाटन है उसको लेके पूरा जितना भवन का मरम्मत हुआ है, जितना रंग रोगन का कार्य हुआ है, फूल वूल लगाया जा रहा है ताकि देखने में अच्छा लगे। लाइटिंग का व्यवस्था पूरा हो गया है और कल उद्घाटन है। पत्रकार मित्रों से निवेदन करेंगे कि कल इस मौके पर सभी लोग यहाँ उपस्थित हों और अपना अपना कुछ समय यहाँ योगदान करें ताकि जितना भी काम है हम लोग आसानी से उद्घाटन के समय कर सकें। चूँकि उद्घाटन के बाद भी यहाँ खाने पीने का व्यवस्था है तो सारे लोग रहेंगे तो एक दूसरे का मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रेस क्लब के उद्घाटन समारोह को लेकर लगातार आप लोग तैयारी में जुटे हैं, क्या कुछ होना है? जी, कल 21 फरवरी को दिन के 1 बजे सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्री महेश्वर हजारी द्वारा प्रेस क्लब का उद्घाटन किया जाएगा और बिहार का पहला प्रेस क्लब दरभंगा से शुरू हो रहा है। यह भी दरभंगा के पत्रकारों के लिए गर्व की बात है। हमारे जिलाधिकारी राजीव रोशन और जो हमारे जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सतेंद्र प्रसाद, इनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा है पदाधिकारियों में। और पत्रकारों ने इसी अवसर पर उद्घाटन पूर्व आज पौधारोपण किया है। यहाँ फूलों के गमले भी लगाए गए, सजाए गए हैं। तो आज उद्घाटन की पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। सभी पत्रकारों ने मिलकर किया है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ उद्घाटन की तैयारी में जुटे हैं। क्या लग रहा है पत्रकारों में इसको लेकर कितनी उत्साह है? बिल्कुल, जब कई सालों से प्रयासरत रहने के बावजूद नहीं हो सका और कुछ पत्रकारों ने, युवा और सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने मिलकर प्रयास किया। माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी का भी योगदान रहा और जो हमारे जिलाधिकारी हैं राजीव रोशन जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और सूचना संपर्क पदाधिकारी सतेंद्र प्रसाद ने दिलचस्पी दिखाई, पत्रकारों का सहयोग किया और सारे पत्रकारों का प्रयास रहा। इसी की बदौलत यहाँ प्रेस क्लब, अब बिहार का पहला प्रेस क्लब दरभंगा से शुरू हो रहा है। यह एक बड़े उत्साह और गर्व की बात है। जैसा कि आपने बताया पौधारोपण किया जा रहा है, कितने प्रकार के और कितने पौधा लगाए गए हैं? अब फूलों के पेड़ लगाए गए हैं जो सजावट में गमले में काम आएंगे और
फूलों का गमला लगाया जाएगा। जो तैयारी की जा रही है उसी के तहत आज ये फूलों को लगाने का प्रयास। जिले के पत्रकारों से क्या निवेदन करेंगे आप? सभी लोग आए, उद्घाटन में आए, और सभी का हक है, सभी का यहाँ पर प्रयास है, सभी के योगदान से ही यह संभव हो सका है। जब तक सबका सहयोग नहीं रहता तब तक यह नहीं होता। तो सभी का योगदान है और सभी का यहाँ पर पूर्णतः स्वागत करते हैं। सभी लोग आए और उत्साहवर्धन। अपना परिचय देने। बिहार के प्रशासन पर आनंद मिश्रा का हमला, कहा प्रशासन अपने शासन को बना रही बेवकूफ। स्थानीय नेताओं द्वारा किए गए वादे निकले हवा हवाई। आनंद मिश्रा के नेतृत्व में सारण जिले में युवा संघर्ष यात्रा का आज तीसरा दिन। तारांकन सारण जन सुराज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा के नेतृत्व में चल रही युवा संघर्ष यात्रा सारण जिले पहुंची है। यात्रा के तीसरे दिन आनंद मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार का प्रशासन अपने शासन को बेवकूफ बना रहा है। जमीन पर दलालों का ग्रुप चल रहा है जो अपने अफसर को गलत फीडबैक दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आते हैं जिले में तो सभी चीजों की सज्जा सजावट की जाती है, उनके जाते ही हालत पहले जैसी ही हो जाती है। बक्सर में मुख्यमंत्री के जाते ही लोग गमला उठाकर भागने लगे। इससे कहीं न कहीं जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा। इसलिए जन सुराज इन्हीं चीजों को समझने के लिए ग्राउंड पर उतरी है। आनंद मिश्रा ने बिहार के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि देश में हर वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण कोई भी योजना धरातल पर नहीं पहुंच पाती। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना या वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कई जगह रिश्वत देना होता है। जन सुराज ये संघर्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि पूरे बिहार को अगर आप देखेंगे तो हर जगह संघर्ष की ही कहानी मिलती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस राज्य को बेहतर बनाएं और समस्याओं को सुलझाएं। हम इसे ही बदलने निकले हैं। आगे आनंद मिश्रा ने सारण के स्थानीय विधायक द्वारा चीनी मिल की शुरुआत करने के वादे पर सवाल उठाया और कहा कि यह मुख्य मुद्दा है। उन्होंने ये वादा करके जनता से वोट मांगा था, लेकिन नेताजी गायब हैं। वहीं बालू माफिया और बढ़ते अपराध पर भी सवाल उठाया। आपने क्या जन सुराज में क्या संभावनाएं देखी? देखिए, जन सुराज पार्टी आज के दिन पे अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में एकमात्र आपको विकल्प जन सुराज पार्टी इसलिए दिखेगा, बेहतरीन विकल्प, जो कि क्योंकि जन सुराज पार्टी इस पूरी जो बिहार की जटिल व्यवस्था है इसको समझ रहा है, इस पे प्रॉपर रिसर्च किया है और इसका समाधान क्या है इस पे भी काम कर रहा है। दूसरी बात कि देखिए, जन स्वराज पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, थोड़े ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, तो ज्यादातर जन स्वराज पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग रहे हैं, जिनको खुद को प्रूव करने के लिए या पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं। वो ज्यादातर वैसे लोग हैं जो कि सच में बिहार को बदलता और बदलाव कराना चाहते हैं। कुछ पहले भी राजनीति कर रहे थे लोग, उनको वहां महसूस हो गया कि यार ये तो मेरा ही शोषण हो रहा है और मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार के बेहतर होने में। जन सुराज पार्टी ये अवसर लेके आता है कि अगर आप सही इंसान हैं, आपकी सोच सही है और एक सामूहिक प्रयास के तहत आप बिहार के बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं, तो आज के दिन में जन सुराज पार्टी से बेहतर विकल्प बिहार में नहीं है। आनंद जी, आप सारण जिले में आए हैं, हर जिले की अपनी अलग अलग समस्या होती है, आपको क्या नजर आया? आप शुगर फैक्ट्री, जिसके बारे में 2015 में कहा गया था कि भाई हम इसी के चीनी के चाय पिएंगे, तो पता नहीं वो चीनी कहाँ गया, वो चाय कहाँ गया, और वो मंत्री जी भी कहाँ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह के यहाँ के लोगों को एक तरफ पोलराइज किया था इलेक्शन में। ये मेजर मुद्दा है। प्लस यहाँ पे देखा है कि बालू माफिया देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, जिसका अब क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ बहुत जगह पे, तो मुझे पता चलता है कि इस पे प्रशासन पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर है। तो यहाँ एक प्योर आपको दिखता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। कुछ क्रिमिनल्स हैं जो पॉलिटिशियंस बने हुए हैं और पॉलिटिक्स में क्राइम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी आप देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि यहाँ की प्रशासनिक जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन उनको ये अवसर या अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वो बढ़िया से ये सारण जिला के लोगों को जनहित में जाके सर्व कर सके। आप कहाँ तक घूम चुके हैं? जी, हमने शुरुआत किया था देखिए पटना से और फिर हम पहुंचे थे अरवल जिला
और अरवल के बाद हम गए जहानाबाद, जहानाबाद से पहुंचे गया, गया से गए औरंगाबाद, फिर गए रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अब पहुंचे सारण। यहाँ कहाँ घूमे? सारण में हम लगभग सारे ही आपके शुरुआत किया था हमने इससे सारण का जो छपरा का सदर से शुरुआत किया था हम लोग शुरुआत किया था। फिर हम गए मरोड़ा गए, गरका होके अमनौर गए और अब हम पहुंचे माझी। तो ये जिले के लोगों का जैसे स्वागत कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा सारण जिला के लोगों का कि इनका अभी तक के जो हम 10वां जिले में आए हैं अब तक का बेहतरीन, सबसे बेहतर, उत्साहपूर्ण इनका जनसुराज की तरफ रुझान दिखा मुझे। बहुत ही ऑर्गेनिकली लोग, मतलब होता ना कि आप बेगूसराय में भीषण आग लगी, 40 लाख की संपत्ति राख, 2-3 घंटे तक धू कर जलती रही दुकानें। बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड में मंगलवार की रात एक किराना दुकान व एक पेपर हाउस की दुकान में आग लग गई। इसमें नकदी समेत करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति राख हो गई। अगलगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास भी हुआ, तब तक आग की लपटें तेज होती गई। चीख पुकार की आवाज सुन किराना दुकानदार सुजीत गुप्ता व ज्योति पेपर हाउस दुकानदार हरि शंकर भी परिजनों के साथ पहुंचे। उनके सामने ही दोनों दुकान के सारे सामान धू कर जल गए। अगलगी की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन संपत्ति बचाने में नाकामयाब रहे। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कैसी घटना घटी है और कितना का नुकसान हुआ है? घटना लगभग 3-3:30 बजे की है। बिजली से आग लगी है, मीटर से। भयावह मतलब देखते देखते सामान सब था, मतलब सब सामान तो यहाँ है अथिये वाला पनीर टाइप का सामान सब रहता है भीतर। एकाएक जो है पूरा आग फैल गया। आग पर बस यही 2 दुकान में, एक किताब की दुकान में, एक ही जनरल स्टोर में। जी दोनों मिला के लगभग 40 लाख नुकसान। जी 30 लाख नुकसान है इस जनरल स्टोर में, लगभग 10 लाख नुकसान है। आप सूचना नहीं दिए थे थाना या दमकल? सूचना दमकल विभाग दिया गया तब न आया वो। कितने देर में पहुंची थी? आधा घंटा में लगभग पहुंचा वो। घटना वही 3:30 बजे, 3 बजे 3:30 बजे रात में भोर में हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अर्जुन साहब। जी मेरा मकान है, मेरा कुटुंब का मकान है ये। हाँ। किसी भी तरह का लोन चल रहा था क्या? ये नहीं पता है। तारांकन पीके का लालू नीतीश पर बड़ा हमला, कहा पिछले 35 सालों में लालू और नीतीश ने समतामूलक समाज के नाम पर बिहार को बर्बाद कर दिया है। यहाँ 60% लोग भूमिहीन हैं। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक सभा में कर्पूरी ठाकुर के सपनों के समतामूलक समाज की बात करते हुए कहा कि नीतीश और लालू ने समतामूलक समाज के नाम पर पिछले 35 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया है। पिछले 35 सालों से नेताओं ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ जनता को लूटा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने समतामूलक समाज बनाने के लिए जन सुराज के 5 मंत्रों की जानकारी दी और कहा कि भूमिहीनों को जमीन, सबको समान शिक्षा और रोजगार के लिए पूंजी की उपलब्धता से ही समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। अभी सिर्फ 8 जातियों के पास 2/3 जमीन है। बिहार में 100 में से 60 भूमिहीन हैं। अभी जिनके पास जमीन है उन्हें भी इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि BDO सवे के नाम पर उन्हें लूट रहे हैं। इसी बिहार में विनोबा जी के अनुरोध पर बड़ी संख्या में लोगों ने जमीन दान दी, लेकिन यह जमीन किसे मिली,
यह कोई नहीं जानता। भूमिहीन लोगों को भूमि मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए जन सुराज सत्ता में आने के 3 साल के भीतर भूमि सुधार लागू करेगा। कुछ लोग कहता है कि भूमि सुधार का बात कीजिएगा तो सब सवर्ण जाति ओबीसी लोग आपसे खिलाफ हो जाएगा। पूरे बिहार में सिर्फ 8 जातियों के लोगों के पास 2/3 से ज्यादा जमीन है। ये आंकड़ा याद कर लीजिए। सिर्फ 8 जाति के लोगों के पास 2/3 जमीन है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसलिए जन सुराज ने कहा है भूमि सुधार लागू किया जाएगा। पूरे देश में 100 में 38 आदमी भूमिहीन है। बिहार में 35 साल से समाजवाद का नारा देने के बाद भी 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। तो भूमिहीनों की संख्या कम हो, इसलिए जन सुराज की जब सरकार बनेगी तो 3 वर्ष में भूमि सुधार यहाँ लागू किया जाएगा ताकि भूमिहीनों को जमीन मिल सके। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम बात पूछ के करते हैं, जोर से बताओ भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जिसके पास जमीन है उसको डरने का जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जमीन है, उसका आपको कोई लाभ नहीं है। उसका लाभ सीओ बीडीओ लूट रहा है आपको दाखिल खारिज सर्वे करके। एक बार भूमि सुधार लागू होगा तो जिसका जमीन है उसको भी फायदा है, और जो गरमजरुआ पड़ा हुआ है, बहुत सारा जमीन गलत बेनामी पड़ा हुआ है, उन जमीनों का इस्तेमाल करके गरीबों को यहाँ जमीन मुहैया कराया जा सकता है। हजारों एकड़ जमीन भूदान में, जहाँ जिस राज्य में विनोबा भावे ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आपको पता ही नहीं है कि लाखों एकड़ जमीन जो सवर्णों ने, ओबीसी समाज ने जिनकी जमीन थी, उन्होंने जमीन दान किया था गरीबों के लिए। विनोबा जी के कहने पर वो जमीन किसको मिला? किसी को नहीं पता। वो जमीन सब अंदर बांट कर दिया। लाखों एकड़ जमीन, किसी को पट्टा मिला, किसी को उसका उस पर काबिज करने का अधिकार ही नहीं मिला। इसलिए बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। ये जन सुराज का समानता समता मूलक समाज बनाने का चौथा आधार है। और 11 साल से केंद्र संख्या 111 की सेविका उमा देवी की मनमानी का अंत। केंद्र को मिला अपना भवन, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों का भविष्य निर्माण प्रारंभ। मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार राय प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अवैधता, घूसखोर कर्मी व मनमानी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन में है। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार। वही समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि है हमारे चिंगड़ी सिमराहा पंचायत वार्ड संख्या 10 अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 111 का भवन 11 साल से बना हुआ था, लेकिन सेविका उमा देवी मनमानी से अपने निजी घर पर संचालित कर सरकार से भाड़ा के रूप में अवैध वसूली करने का काम करती थी, जिसकी जानकारी हमें मिला। उस आलोक में संबंधी सीडीपीओ से शिकायत दर्ज किए। उस आलोक में सीडीपीओ साहब त्वरित अग्रेतर कार्रवाई हेतु पत्र जारी किए। उसके बावजूद भी उमा देवी की मनमानी 36 आसमान पर थी, तो पुनवरीय अधिकारियों के एक्शन पर आईसीडीएस कुशेश्वर स्थान एक्शन मोड में आए। मेरी और चिंगड़ी सिमराहा पंचायत की सुपरवाइजर रिंकू देवी की निगरानी में 11 साल बाद आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 111 का सरकारी भवन में पढ़ाई कार्य प्रारंभ करवाए। वही सुपरवाइजर रिंकू देवी ने कही, समाजसेवी त्रिभुवन कुमार के अथक प्रयास, सक्रियता, सजगता और तत्परता के वजह से आंगनबाड़ी भवन में केंद्र संचालित हो सका। सेविका काफी नौटंकी और तरह तरह का बहाना बना रही थी, लेकिन हमने भी साफ कर दिया, अगर आज मूल केंद्र पर संचालित नहीं करती तो प्रशासनिक कार्यवाही एवं वेतन पर रोक लगना भी तय थी। वही आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी में अनियमितता की जानकारी मिलते रहता है, जिस पर मेरे तरफ से भी कई आरटीआई लगा हुआ है, जिसका सफल उद्भेदन जल्द आप सभी तक प्रसारित करेंगे।
वही समाजसेवी दिलखुश कुमार ने कुस्थान सीडीपीओ से मांग किया कि केंद्र संख्या 111 की सेविका उमा देवी आंगनबाड़ी का अपना भवन रहने के बावजूद भी 11 साल से अपने रूम की सरकारी भाड़ा वसूली किया है, उस पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए सरकार से अवैध वसूले राशि को रिकवर करने हेतु पत्र निर्गत कर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा वरीय अधिकारियों के अपील में हमारे टीम जाएगा। उमा देवी अगर यहाँ नहीं चलाने के लिए आती है तो उसका भी कंप्लेन आप लोग दर्ज करा सकते हैं। सरकारी जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन वो नहीं आएगी। जिस दिन सरकारी छुट्टी नहीं रहेगा उनको आना है पढ़ाने के लिए, हर हाल में आना है। बच्चा का नियंत्रण आप कौन है? सहायिका। आप किस पद पे काम कर रहे हैं? ठीक है, आपका काम क्या है? बच्चा को लाना है, बच्चा को पहुंचाना है और इस कैंपस के अंदर बच्चा को नियंत्रित करके रखना है। आप अपने जिम्मेदारी से चूक करेंगे तो फिर आप भी जाएंगे, बता दे रहे हैं। इसीलिए बच्चा यहाँ पे बार-बार अगेन कहा जाए। दरभंगा नगर निगम में पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक, समस्याओं के समाधान का आश्वासन। दरभंगा नगर निगम के महापौर कक्ष में 20 फरवरी को नगर निगम के समस्त पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्ड 13 पार्षद राजीव कुमार, वार्ड 20 पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन, वार्ड 37 पार्षद रियासत अली, वार्ड 48 सुभाष कुमार सौरभ, वार्ड 34 पार्षद प्रतिनिधि विकास चौधरी, वार्ड 17 पार्षद विकास कुमार, वार्ड 11 पार्षद सोनी पूर्वे, वार्ड 12 पार्षद मुकेश महासेठ, वार्ड 23 पार्षद प्रतिनिधि लक्ष्मण चौधरी, वार्ड 35 पार्षद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर, वार्ड 8 पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार राय, वार्ड 9 पार्षद राकेश पासवान, वार्ड 22 पार्षद रिंकू कुमारी, वार्ड 28 पार्षद प्रतिनिधि अमरजीत कुमार, वार्ड 40 पार्षद प्रतिनिधि अविनाश सहनी, वार्ड 4 पार्षद श्याम शर्मा, वार्ड 19 पार्षद रवि रोहन, वार्ड 14 पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र मंडल सहित कई पार्षद मौजूद थे। ये बैठक महापौर अंजुम आरा द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें नगर निगम की विभिन्न समस्याओं और पार्षदों की मांगों पर गंभीर चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 21 फरवरी को प्रस्तावित नगर निगम की तालाबंदी को लेकर समाधान निकालना था। पिछले कुछ समय से दरभंगा नगर निगम के कार्यों को लेकर पार्षदों में असंतोष था। पार्षद राजीव कुमार का आरोप था कि नगर निगम में कई विभागीय अनियमितताएं चल रही हैं, जिनमें कर्मचारियों की बहाली, वित्तीय आय व्यय की पारदर्शिता, विभागीय टेंडर की प्रक्रिया जैसी प्रमुख समस्याएं शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर पार्षदों ने 21 फरवरी को नगर निगम कार्यालय की तालाबंदी करने की चेतावनी दी थी। पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि महापौर अंजुम आरा ने पार्षदों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और बैठक को सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न किया। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई। आय व्यय की जानकारी। पार्षदों ने मांग की कि नगर निगम के वित्तीय लेन देन की जानकारी पारदर्शी हो और सभी पार्षदों को इसकी नियमित रिपोर्ट दी जाए। कर्मचारियों की बहाली। नगर निगम में हुई बहालियों की पूरी सूची और प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई। विभागीय टेंडर प्रक्रिया। नगर निगम में जारी टेंडरों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए और पार्षदों ने इनकी पूरी जानकारी देने की मांग की। पार्षद प्रतिनिधि अविनाश सहनी ने कहा कि महापौर अंजुम आरा ने पार्षदों की सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि 1 महीने के भीतर इन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और सभी पार्षदों को वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महापौर अंजुम आरा ने पार्षदों से अपील की कि वे किसी भी समस्या को लेकर सीधे उनसे संपर्क करें और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने में सहयोग दें। उनके इस आश्वासन और सकारात्मक रवैये को देखते हुए पार्षदों ने 21 फरवरी को होने वाली तालाबंदी को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया।
हाँ, आज आप सभी पार्षद माननीय महापौर से वार्ता करने के लिए गए। आप लोगों ने घोषणा किया था कि आप सभी माननीय पार्षद 22 तारीख को नगर निगम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करेंगे। आज आप सभी माननीय पार्षद नगर निगम के महापौर से वार्ता करने गए। क्या आप लोग का वार्ता सफल हुई और क्या आप लोग के वार्ता पे माननीय महापौर ने उनसे सकारात्मक पहल हुई? तो बताइए। पहले तो आप बता दें आपको कि यह तालाबंदी का कार्यक्रम 21 यानी कि कल होना था। इस पर मैंने नगर आयुक्त महोदय को पहले से ही दे दिया था संज्ञान में। उसके बाद हम लोगों ने महापौर महोदया को संज्ञान में दिया। महापौर महोदया के संज्ञान में आने के बाद महापौर महोदया ने मुझे सभी माननीय पार्षदों के साथ बैठक के लिए अपनी मांग क्या है उससे रूबरू होने के लिए उन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता करने के बाद कुल हम लोगों ने 7 बिंदुओं पर उनसे चर्चा किए हैं। चर्चा करने के बाद उन्होंने सकारात्मक सहमति दायर की है और उन्होंने आश्वस्त किया है हम लोगों को कि 1 महीने के अंदर आपकी सारी जो समस्या है उसका निदान हमारे स्तर से जो होना है वह और नगर आयुक्त महोदय के स्तर से जो भी है सभी माननीय के मान सम्मान और जनहित से जुड़े योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो उसके लिए उन्होंने पूरी तत्परता के साथ उन्होंने यह आश्वस्त हम लोगों को किया है। इसलिए उनके वक्तव्य से हम सभी माननीय पार्षद संतुष्ट होकर कल 21 फरवरी 2025 को नगर निगम में तालाबंदी के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए यह यदि सभी सवालों का जवाब यदि मिल जाता है तो हम लोग तत्काल इसको निरस्त करते हैं और तत्काल इस पर विराम देते हुए माननीय महापौर के संज्ञान में जो भी बात हुई है उस पर पहल 1 महीना के अंदर हो जाता है तो कोई गिला शिकवा हम लोगों को नहीं रह जाएगा। हाँ, आज माननीय महापौर से आप लोग की वार्ता हुई। आप क्या वार्ता हुई माननीय महापौर से? देखिए, महापौर महोदया ने हम लोगों को बुलाया, सभी पार्षदों को सम्मान से बिठाया और उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या है तो आपको हमसे बात करनी चाहिए और जब आपकी समस्या का निराकरण हम नहीं करें तब आप उसके बात को पहल कीजिए या तालाबंदी कीजिए। और बहुत अच्छा लगा मिलकर। महापौर महोदया ने हम लोगों की इज्जत की, हम लोगों को प्यार से सारी बातों को सुना और उन्होंने टाइम लिया हम लोगों से कि 1 महीने के अंदर आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आप लोग रिलैक्स हो। और कोई भी शिकायत हो उन्होंने डायरेक्ट, ये सबसे अच्छा लगा उनकी बात, कोई भी बात हो कोई शिकायत हो आप हमसे डायरेक्ट मिल सकती है। और सही बात है, महापौर हमारी अध्यक्ष है, इस पूरे पार्षद संघ की जो है वो अध्यक्ष है, उनके साथ हम लोग हैं और अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने सारी चीजों का निराकरण कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक गार्जियन होने के नाते उन्होंने हम लोगों को समझाया और हम लोगों की हर बातों को उन्होंने सुना, हर बातों पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग सभी महापौर के सम्मान में तालाबंदी का प्लान जो हम लोग कैंसिल करते हैं, क्योंकि जब हमारी अध्यक्षा ने अगर इन चीजों को सीरियस लेकर इन मामलों को गंभीरता से सुना तो हम लोग अपने महापौर के साथ खड़े हैं, उनके सम्मान के साथ खड़े हैं। दरभंगा महोत्सव मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का अद्भुत प्रयास। खेल एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी चंदन कुमार। आज दिनांक 20 फरवरी 25 को लहेरियासराय के नेहरू स्टेडियम में दरभंगा महोत्सव के समापन समारोह के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कला संस्कृति पदाधिकारी ने कार्यक्रम के उद्घाटन पर अपने उद्बोधन में कहा कि मिथिला की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को संजोने के लिए आयोजित दरभंगा महोत्सव ने एक नई पहचान स्थापित की है। साथ ही उन्होंने इस महोत्सव को वर्तमान को संजोने का बेहतरीन प्रयास बताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार से इस महोत्सव को भरपूर सहयोग दिलाने का प्रयास किया जाएगा। महोत्सव के विशिष्ट अतिथि अजय झा ने अपने संबोधन में कहा, दरभंगा को पहले द्वारबंद के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के युवाओं ने इसे अपनी ऊर्जा से द्वार उमंग बना दिया है। मैं नाइजीरिया में रहता हूँ,
लेकिन मिथिला की सांस्कृतिक धमक हर जगह महसूस होती है। ये देखकर गर्व होता है कि यहाँ के युवा अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। जीएसटी विभाग की पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी ने कहा, ये सुखद अनुभव है कि दरभंगा के युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज रहे हैं। मैं अपने विभाग की ओर से इस महोत्सव को शुभकामनाएं देती हूं और यह कामना करती हूं कि यह आगे और भी बेहतर कार्यक्रम आयोजित करे। मिथिला अकादमी के अध्यक्ष कमलाकांत झा ने कहा, दरभंगा महोत्सव ने अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भरपूर कार्य किया है। इस प्रकार के आयोजन हमारी धरोहर को सुरक्षित रखते हैं। ये संस्कृति संवर्धन का उत्कृष्ट मंच बन चुका है। महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गायिका प्रिया मल्लिक के गीतों पर जमकर झूमे। उन्होंने गीत के माध्यम से कहा कि हमारी मैथिली भाषा जितनी मधुर है उससे भी अधिक मधुर हमारे गीत है। माधव राय ने मिथिला के गोसाउनी गीत से मिथिला की परंपरा से अवगत कराया। कलाकारों में रचना झा, प्रतिभा चौधरी, पूजा झा, रुचि, विक्रम बिहारी और पूजा झा ने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नटराज डांस अकेडमी और रवि डांस फीवर के नृत्य प्रदर्शन ने माहौल को जीवंत बना दिया। वहीं शंखवादक ऋषभ भारद्वाज ने अपनी कला से दर्शकों को आध्यात्मिकता का अनुभव कराया। इस संध्या का संचालन संयोजक अभिषेक कुमार झा ने ओजस्वी वाणी से किया, जिससे कार्यक्रम को विशेष ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव को भविष्य में और भव्य बनाने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर अजित मिश्रा, अमित, सुधांशु, कृष्ण मोहन, केशव, प्राची, साक्षी, सपना, गोविंद, रणवीर सहित दर्जनों सदस्यों ने अपनी सहभागिता दी। स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।